सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो जैसा कि लास्ट क्लास हम लोगों ने, हमारी फर्स्ट क्लास थी एडवांस कंपनी लॉ ACL की, तो हम लोगों ने शुरू किया था अपना बेसिक से कि लाइक ई गवर्नेंस MC21 कैसे पिक्चर में आया और MC21 क्या है, इसका मतलब क्या है और क्या क्या MCA की सर्विसेज अवेल करने के लिए क्या क्या चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। लाइक वी आर नाउ गोइंग थ्रू विद द बेसिक MCAs। इसके हम जो डिस्कस कर रहे हैं, तो ये चीज़ें कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट, व्हाट आर द वेरियस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड फॉर MCA 21, क्या चाहिए। और आगे हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये भी डिस्कस किया था, क्रिएशन ऑफ मास्टर डेटा, सॉरी यूज़र आईडी क्रिएट करना पड़ता है आपको कोई भी अगर MCA की सर्विसेज अवेल करनी हो। बट इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत रेयर है, ऐसे नहीं आता, बट वो आपको नॉलेज के लिए हम जो डिस्कस कर रहे हैं ओवरऑल क्या है, राइट। सो अब हम आज शुरू करने जा रहे हैं कि MCA सर्विसेज की MCA पोर्टल के ऊपर एज ए यूजर आप कभी भी कोई सर्विसेज अवेल करना चाहते हो तो कौन कौन सी सर्विसेज है दैट आर अवेलेबल ऑन द MCA पोर्टल, लाइक www.mca.gov.in पे जो MCA 21 की सर्विसेज है कौन कौन सी अवेलेबल है। कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जिसके लिए अपने को ना लॉगिन आईडी होने की जरूरत है, ना अपने को फीस पे करने की जरूरत है। जैसे कि आप लोग भी चाहो तो अपने मोबाइल पे बैठे बैठे इंटरनेट पे कहीं पर भी आप वो सर्विस देख सकते हो कि मैं ये देखना चाहता हूँ ये कैसे होता है, तो आई वॉन्ट टू व्यू दैट। तो दे आर सर्टन सर्विसेज जिसके लिए ना लॉगिन की जरूरत है ना फीस पे करने की जरूरत है। दे आर सर्टन सर्विसेज जो आपको करना है जिसके लिए लॉगिन भी चाहिए और फीस भी पे करनी पड़ती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको अगर कोई फॉर्म फाइल करना है ROC में, अपलोड करना है कोई फॉर्म, तो उसके लिए लॉगिन चाहिए। बिना लॉगिन के आप अपलोड नहीं कर सकते, आपको पहले लॉगिन करना पड़ेगा तब आप अपलोड कर पाओगे। किसी कंपनी की इंस्पेक्शन करनी है, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स देखने हैं, आप वो नहीं देख सकते जब तक आप फीस पे नहीं करोगे, राइट। तो वही हम अब सर्विसेज के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इन्हीं सर्विसेज से रिलेटेड शॉर्ट में आपको पूछा जा सकता है कि व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट्स क्या होता है। जैसे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं व्यू मास्टर डेटा ऑफ ए कंपनी, मास्टर डेटा क्या होता है कंपनी का, राइट। तो पहली सर्विस है व्यू मास्टर डेटा ऑफ ए कंपनी। मास्टर डेटा मीन्स जहां पर यूजर कैन व्यू द मास्टर डेटा ऑफ एनी कंपनी कंटेनिंग द बेसिक डिटेल ऑफ द कंपनी। अगर आपको किसी कंपनी की बेसिक डिटेल देखनी है तो आप मास्टर डेटा व्यू कर सकते हो, जिसके लिए आपको ना लॉगिन करने की जरूरत है ना कोई आपको फीस पे करने की जरूरत है। दिस मास्टर डेटा कैन बी व्यूड विदाउट लॉगिन और विदाउट एनी फीस। आपके पास बस कंपनी का नाम होना चाहिए या सिन होना चाहिए। अगर नाम नहीं, सिन नहीं है आपको, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर अगर आपको नहीं पता तो वो भी आप साइड से ट्रेस कर लेते हो कि फाइंड सिन। बट अगर आपके पास नाम है तो आप नाम टाइप करो, वहां पर जाके आप कंपनी का मास्टर डेटा व्यू कर सकते हो, जिससे कि कंपनी की आपको बेसिक डिटेल पता चलेगी। कंपनी की बेसिक डिटेल क्या क्या है। अब बेसिक डिटेल क्या क्या है, लाइक कंपनी का सिन क्या है, कंपनी का नाम क्या है, कंपनी की डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है, पेड अप कैपिटल कितनी है, कंपनी के नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं। लेकिन नंबर ऑफ मेंबर्स सिर्फ उस कंपनी के केस में दिखाएगा द कंपनी विच इज रजिस्टर्ड विदाउट शेयर कैपिटल। इफ इट इज रजिस्टर्ड विद शेयर कैपिटल तो मेंबर्स नहीं होंगे, मेंबर 0 लिखा होगा, मतलब मेंबर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, मेंबर्स कितने भी हो कोई दिक्कत नहीं है, बट कैपिटल इतनी है। कंपनी का ईमेल आईडी आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी का लास्ट, कंपनी की बैलेंस शीट कब फाइल हुई थी, कंपनी की लास्ट AGM कब हुई थी, कंपनी का ROC कौन सा है, दिल्ली में है रजिस्टर्ड, महाराष्ट्र में है, पंजाब में है, और कंपनी का स्टेटस इन द सेंस क्या कंपनी एक्टिव है, डॉर्मेंट है। डॉर्मेंट इज ए न्यू कंसेप्ट अंडर द कंपनीज एक्ट जो हम आगे पढ़ेंगे अभी जाके। डॉर्मेंट कंपनीज क्या होती है, क्या कंपनी स्ट्राइक ऑफ है, जैसे कंपनी स्ट्राइक ऑफ नहीं हो जाती है, स्ट्राइक ऑफ है, क्या कंपनी डिसॉल्व्ड है, क्या कंपनी अमेलगमेटेड है किसी के साथ। तो आपको स्टेटस, और ये मास्टर डेटा कैसे क्रिएट होता है, द मोमेंट कंपनी गेट्स इनकॉर्पोरेटेड, जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है मास्टर डेटा इज क्रिएटेड। वो मास्टर डेटा आप किसी भी कंपनी का देख सकते हो और वो मास्टर डेटा हमेशा रहेगा कंपनी का, चाहे कंपनी अमेलगमेट भी हो जाए, बट आपको स्टेटस क्या दिखेगा, अमेलगमेटेड है जी, ताकि पता लगे ये कंपनी अमेलगमेटेड है। कंपनी डिसॉल्व भी हो जाए क्या रहेगा जी, डिसॉल्व है। कंपनी स्ट्राइक ऑफ हो जाए मास्टर डेटा दिखाएगा लेकिन स्टेटस क्या दिखाएगा जी, डिसॉल्व है। ये कंपनी अब एग्जिस्ट नहीं करती ऑलमोस्ट। तो ये कंपनी का मास्टर डेटा होता है जो बेसिक डिटेल आप किसी भी कंपनी की ROC के MCA के पोर्टल पे देख सकते हो। मतलब अभी हम देखेंगे, आपको अभी ये नोट कर लो, फिर मैं आपको दिखाऊंगा अभी ऑनलाइन कैसे दिखता है स्टेटस।
इसके लिए ना आपको कोई लॉगिन करने की जरूरत है, ना आपको कोई फीस पे करने की जरूरत है। हाँ, मतलब कल को आपको ये एग्जाम में पूछ लिया जाए बाय चांस कि व्हाट इज अ मास्टर डेटा ऑफ ए कंपनी एंड व्हेन इट इज क्रिएटेड, राइट, तो इमीडिएटली अपॉन इनकॉर्पोरेशन ऑटोमेटिकली मास्टर डेटा क्रिएट हो जाता है जिसमें बेसिक डिटेल्स कंपनी की होती हैं। ईमेल आईडी तो आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज बन चुकी है। इवन कंपनी के केस में उनकी एक ईमेल आईडी होती है। सी वैसे उसे हम आगे पढ़ लेंगे, बट मैं भी बताता हूँ, जब आप कंपनी बनाते हो ना तो ये आपको डिसाइड करना है वेदर यू वांट टू रजिस्टर योर कंपनी विद शेयर कैपिटल और विदाउट। इट इज़ नॉट मैंडेटरी नेसेसरी फॉर द कंपनी टू हैव शेयर कैपिटल। बस अगर शेयर कैपिटल है तो ऑब्वियसली शेयर्स होंगे, अगर विदाउट शेयर कैपिटल है तो कंपनी की शेयर कैपिटल नहीं होगी, कोई भी शेयर होल्डर नहीं होगा। देन क्वेश्चन कम्स कि फिर बंदे पैसा, कंपनी पैसा कहाँ से अरेंज करेगी? पैसा देखो, शेयर कैपिटल इज अ मेन सोर्स ऑफ द फाइनेंस बट नॉट द ओनली सोर्स। बोरो करो, मैं बैंक से बोरो करो, मेंबर से बोरो करो, कुछ भी करो, डेट्स होंगे बट कैपिटल नहीं होगी। बट स्टिल इन आर केस इन द सेंस कि अगर हम देखें हमारी जितनी भी कंपनीज रजिस्टर्ड है तो यू वुड से ऑलमोस्ट 99% या आई वुड से कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स हैं, तो विद शेयर कैपिटल। देन टाइप ऑफ कंपनी, कंपनी पब्लिक है, प्राइवेट है, लिस्टेड है, अनलिस्टेड है।
राइट। देखें हम ऑनलाइन, बताओ कौन सी कंपनी का मास्टर डेटा आपको व्यू करना है? लो जी, अच्छा आज सोसाइटी नहीं चल रही। All our stakeholders requested to note that service of MCA portal will not be available from 8 AM to 6 PM on Saturday due to periodic maintenance। मेंटेनेंस चल रही है साइट पे। हाँ, ये कल भी मैसेज आ रहा था कि अब आज साइट नहीं चलेगी। ये साइट मेंटेनेंस करते रहते हैं ना, कुछ अपडेट कर रहे हैं साइट पे, कुछ चीज़ें होती हैं तो ऑब्वियसली। हाँ अच्छा, इस पे चल जाएगा। मास्टर डेटा एक बार देखो, अगर दिखा दे तो कुछ नहीं होगा काम। हम आज के में कोई भी फाइलिंग नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। हैं 6 बजे तक। हाँ, मास्टर डेटा तो खुल रहा है इनका? नहीं, कुछ भी नहीं, प्रॉपर बंद कर दिया इन्होंने, कुछ भी नहीं खुलेगा। इंडेक्स ऑफ चार्ज अगर दिखा पाऊँ, नहीं, पूरी टोटली साइट ब्लॉक कर दी उन्होंने आज की आज नहीं। चलो नेक्स्ट टाइम तो हम देख ही लेंगे उस सर्विसेज को एक बार। तो ये मेंटेनेंस करते रहते हैं नॉर्मली, कई बार नॉर्मली करते हैं सैटरडे वाले दिन है, क्योंकि सैटरडे कंपनीज भी बंद होती हैं, बड़े कॉर्पोरेट छुट्टी होती है, फाइलिंग नहीं करनी होती है। और जब भी वो मेंटेनेंस करते हैं तो दे ऑलवेज गिव इंटीमेशन। ये मैसेज परसों से फ्लैश हो रहा है कि 16 तारीख को सुबह 9 बजे से लेके 8 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक साइट काम नहीं करेगी। इसलिए कि किसी को कोई फाइलिंग पेंडिंग है, कुछ काम करना है तो भाई पहले निपटा लो आराम से। एनीवेज वो तो हम चलो नेक्स्ट क्लास में हम देख लेंगे, ठीक है जी। तो इस तरीके से हम लोग कंपनी का मास्टर डेटा देख सकते हैं। मास्टर डेटा के बाद जो अदर सर्विसेज वी कैन व्यू, दैट इज इंडेक्स ऑफ चार्ज। चार्ज क्या होता है मालूम है? गिरवी चार्ज, मतलब कंपनी एक्ट में चार्ज का क्या मतलब है? चार्ज आपने पढ़ा तो होगा। चार्ज जब whenever company borrow something from banks or financial institution, company mortgages its property। चार्ज कंपनी गिरवी रखती है अपनी प्रॉपर्टी को, तो कंपनी क्रिएट्स ए चार्ज कि देखो जी कंपनी ने ये घर आईसीआईसीआई बैंक के नाम पे गिरवी रख के इसके अगेंस्ट बैंक से लोन लिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी ने चार्ज क्रिएट कर दिया। चार्ज किसकी फेवर में क्रिएट किया? बैंक की फेवर में, क्योंकि बैंक की फेवर में कंपनी ने चार्ज को क्रिएट कर दिया है। तो अब क्या होता है, अगर आप ये देखना चाहते हो कि किसी भी कंपनी के अगेंस्ट, कंपनी के नाम पे कितने चार्ज खड़े हैं, कहां से कंपनी ने लोन लिया हुआ है, कितना लोन लिया हुआ है, आप वो भी इंडेक्स ऑफ चार्ज में देख सकते हो, ताकि आपको पता लगेगा इस कंपनी में कोई चार्ज है कि नहीं है, ठीक है ना। तो वो चार्ज क्या होता है? दैट इज व्यू, दैट कैन बी अंडर द व्यू इंडेक्स ऑफ चार्ज, वेयर यूजर कैन check the charge registered, existing charge registered है in the name of company without fees and login। कि कंपनी के नाम पे, ताकि आपको देख के पता लगे कंपनी कितने कर्जे में डूबी है भैया, कितना लोन लिया हुआ है, कहां से लिया हुआ है, राइट। तो वो इंडेक्स ऑफ चार्ज भी आप फ्री में देख सकते हो। ये सिर्फ इंडेक्स है। मास्टर डेटा में चार्ज की डिटेल नहीं आती ना। मास्टर डेटा में तो सिर्फ वही कंपनी की बेसिक डिटेल है, कंपनी की आइडेंटिटी है सिर्फ। यहाँ पे तो चार्ज है, लोन की डिटेल आ रही कि कंपनी ने कहां से लोन ले रखा है। ये इंडेक्स है। इंडेक्स का मतलब बेसिक डिटेल आपको पता चलेगी। क्या क्या डिटेल होती है चार्ज में? अगर मैं देखना चाहता हूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने कोई बैंक से लोन ले रखा है, चार्ज क्रेडिट है, कहां से, चार्ज आईडी। चार्ज आईडी मालूम है क्या होता है आपको? है जब चार्ज रजिस्टर्ड होता है तो आपको एक चार्ज आईडी अलॉट किया जाता है, विच इज ऑफ 8 डिजिट न्यूमेरिक नंबर होता है फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस। चार्ज आईडी का मतलब ही क्या हुआ? चार्ज आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये चार्ज आईडी क्या, और हर चार्ज का एक अलग आईडी होता है। वो रैंडमली जब भी आप चार्ज क्रिएट करते हो आरओसी आपको अलॉट करता है। तो चार्ज आईडी क्या है जी इस चार्ज का? नेम एंड एड्रेस ऑफ चार्ज होल्डर, किसके नाम पे क्रिएट है, कौन है चार्ज होल्डर, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोई भी, अमाउंट कितनी है, डेट ऑफ क्रिएशन और मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज, एसआरएन बाय विच चार्ज इज फाइल्ड। एसआरएन इज सर्विस रिक्वेस्ट नंबर, लेके चला नंबर। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे एसआरएन होती क्या चीज है, राइट। तो आपको क्या होगा, इससे देख के कंपनी का आपको ये पता लगेगा कि इस कंपनी ने, लेट्स से चार्ज आईडी है 8 डिजिट का न्यूमेरिक नंबर, कंपनी ने 5 करोड़ लोन लिया हुआ है, लाइक आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, उसकी ब्रांच का एड्रेस, और इस डेट पे क्रिएट हुआ था 1 जनवरी 2015 को। वो आपको पता लगेगा कि कंपनी ने 5 करोड़ का लोन लिया हुआ है। लेकिन जब कभी भी चार्ज क्रिएट होता है, उसका फॉर्म जो फाइल होता है चार्ज का,
राइट। उसमें आपको पता है कि और भी चीजें होती है, प्रॉपर्टी मॉर्गेज की जाती है, कौन सी प्रॉपर्टी मॉर्गेज है। इंडेक्स में आपको सिर्फ बेसिक डिटेल पता लगेंगी, लेकिन अगर आप ये देखना चाहते हो कि कंपनी ने 5 करोड़ का लोन लिया हुआ आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड से, लेकिन इसके अगेंस्ट प्रॉपर्टी कौन सी मॉर्गेज है, इसका एग्रीमेंट कहां है, तो अगर आप पूरी डिटेल देखना चाहते हो तो उसके लिए क्या होगा, आपको बकायदा फीस पे करके पब्लिक इंस्पेक्शन करके कंपनी के डॉक्यूमेंट्स को देखना पड़ेगा। एज द नेम इंडिकेट्स इंडेक्स, ये इंडेक्स है सिर्फ, ये आपको बेसिक बता रहा है कि इस कंपनी ने 5 करोड़ का लोन आईसीआईसीआई बैंक से लिया है, राइट, और इस डेट पे ये चार्ज क्रिएट हुआ है। लेकिन अगर आप बोलो सर कौन सी प्रॉपर्टी गिरवी है, कंपनी की पूरी डिटेल तो पता नहीं चाहिए, कौन सी प्रॉपर्टी गिरवी है, बाकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, रीपेमेंट कैसे होगा, इंटरेस्ट कैसे होगा, बाकी एग्रीमेंट की कॉपी मुझे देखनी है, मैं कैसे देखूं, उसके लिए फिर आपको इंस्पेक्शन करके, लॉग इन करके, इंस्पेक्शन की फीस पे करके फिर आपको जाके देखना पड़ेगा। लेकिन अभी यहां पर क्या है, सिर्फ इंडेक्स है, दैट्स इट। यहां पर मैंने नीचे मेंशन भी किया हुआ है, इफ user wants to inspect the complete details, then inspections to be done on the payment of fees of rupees 100. Complete details like details of property mortgaged, interest rate, repayment schedule, काइंड ऑफ चार्ज, लोन एक्सेट्रा। यहां तो सिर्फ आपको बस ये पता लग रहा है कि 5 करोड़ का लोन लिया जी आईसीआईसीआई बैंक से, बाकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, डिटेल्स क्या है, और चीजें क्या है, वो कैसे पता चलेगा, जो फॉर्म फाइल होता है चार्ज का, कौन सा फॉर्म फाइल होता है याद है, क्यों नहीं था, जब आप आरओसी में जब कभी भी कोई इंटीमेशन जाती है, फॉर्म फाइल होता है, तो कोई भी इंटीमेशन फॉर्म होता है, हर चीज का एक फॉर्म है, चार्ज क्रिएशन का भी है, मॉडिफिकेशन का भी होता है, सेटिस्फेक्शन का भी होता है। 17 सेटिस्फेक्शन का, लेकिन पुराने एक्ट में होता है वो, इसमें है CHG 1, CHG 1, CHG 4, CHG 1, CHG 4, ये सारे चार्ज के फॉर्म हैं। जो आपने पुराने एक्ट में जिन्होंने पढ़ा उनके लिए फॉर्म 8 होता था, फॉर्म नंबर 8, क्रिएशन ऑफ चार्ज, ठीक है ना। सो इफ यूजर वांट टू इंस्पेक्ट द कंप्लीट, कि मुझे पूरा फॉर्म देखना है, फॉर्म में एग्रीमेंट की कॉपी लगी होगी और भी सारी चीजें होंगी, तो मैं कैसे देखूंगा, मैं पहले फीस पे करूंगा, वो व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट से हम देखेंगे कैसे देखे जाते हैं, तो इंस्पेक्शन करूंगा तब जाके मैं उनको देख सकता हूं, राइट। Now view index of charge. लेकिन इंडेक्स ऑफ चार्ज में क्या होगा, आपको सिर्फ वही चार्ज मिलेंगे जो एग्जिस्टिंग है, जो अभी आज की डेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन जो सेटिस्फाइड हो गए हैं वो तो खत्म हो गए ना, वो तो चल ही गए, वो तो आउट है, वो अब तो है ही नहीं, खत्म ही हो, बिल्कुल वो तो खत्म ही हो गए। हमें तो बस ये देखना है कि कौन कौन से आज की डेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, कौन से आउटस्टैंडिंग है।
ऑब्वियसली आप ये डिटेल देखते हो, कंपनी की वर्थ देखते हो, कंपनी की बैलेंस शीट को देखते हो इन्वेस्ट करने से पहले, कंपनी के प्रमोटर्स मोर इंपॉर्टेंट। प्रमोटर्स ही अगर देख लो तो उसके बाद तो कोई कुछ देखता ही नहीं कोई। आज की में अगर आपको बोलो रिलायंस इंडस्ट्रीज पब्लिक इशू लेके आ जाए, कौन पैसा नहीं लगाएगा? भाग भाग के लगाएंगे, फिर कोई नहीं देखेगा प्रोजेक्ट क्या है, पर्पस क्या है, बस अमानी है जी, पता है नाम अच्छा है, चलो लगा दो जी पैसा। नहीं, दैट इज जो 100 रुपीज़ की फीस है वो है पर कंपनी। आप किसी भी कंपनी की इंस्पेक्शन करो, आप 100 रुपये फीस दो और आपको पूरी कंपनी की फाइल दिख जाएगी। बाकी इंस्पेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे। पेपर ठीक आता है, ऐसे बात ही, पेपर अगर अच्छे ढंग से पढ़ो ना तो पेपर इजी आता है। राइट, चलिए उसके बाद थर्ड सर्विस जो हमारे पास आती है, व्यू सिग्नेटरी डिटेल्स। एज ए नेम इंडिकेट्स, यहां पर हमें पता लगता है कि कंपनी के सिग्नेटरीज कौन है, हु आर ऑथराइज्ड टू साइन एनी फॉर्म डिजिटली, लाइक वेयर यूजर कैन व्यू। यूजर की बात हम क्या कर रहे हैं, यूजर कौन है, जैसे कोई भी जो साइट को विजिट कर रहा है, यूजर कैन व्यू द एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स, CS, मैनेजर, CFO या CEO of the company for whom the company has filed E-form number DIR 12, जिसको कंपनी ने डायरेक्टर, CS या मैनेजर अपॉइंट किया है और जिसके लिए कंपनी ने DIR 12 फाइल किया ROC में फॉर्म जिसका नाम है। मतलब अगर आप चाहते हो कि मैं देखना चाहता हूं रिलायंस इंडस्ट्रीज में कितने डायरेक्टर है, तो आपको कोई फीस पे करने की जरूरत नहीं, कोई लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। अंडर द हेड व्यू सिग्नेटरी डिटेल्स, कंपनी का नाम टाइप करो, कंपनी का आपको डिटेल दिखा देगा नीचे। देखो इसमें ये डायरेक्टर है, ये CS है, ये इसका मैनेजर है, ये CFO है, ये CEO है, तो जिसको हम बोलते हैं व्यू सिग्नेटरी डिटेल्स। लेकिन उन्हीं का नाम होगा जिसके लिए ROC में कंपनी ने इंटीमेट किया है। एज यू नो, जब भी कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट होता है, मैनेजमेंट में चेंज होता है, अपॉइंट होता है कोई, या CS अपॉइंट होता है, मैनेजर, CFO, CEO होते हैं, तो ROC में इंटीमेशन जाती है कंपनी को। लेट्स से ही हैज बीन अपॉइंटेड एज ए कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी, ठीक है, इट्स बीइंग 2 months, ही वाज अपॉइंटेड 2 months बैक, लेकिन अभी तक कंपनी ने ROC में इनका फॉर्म फाइल नहीं किया। जो पुराने एक्ट में फॉर्म कौन सा होता था, फॉर्म नंबर 32, राइट। अब जो आ गया DIR 12 आ गया फॉर्म, तो कंपनी ने अभी तक ROC में इंटीमेट नहीं किया। अब कल को मैं व्यू सिग्नेटरी डिटेल देखूंगा इनकी कंपनी की, मैं कहूंगा अरे यार आपका तो नाम ही नहीं है इसमें, आप कंपनी सेक्रेटरी नहीं हो। नहीं जी, मैं कंपनी सेक्रेटरी तो हूं, बट अभी तक कंपनी ने इसका मतलब ROC को इंटीमेट नहीं किया। जब तक आप ROC को इंटीमेट नहीं करोगे, आपके सिग्नेटरी डिटेल में कंपनी के नाम आपका नहीं आएगा। तो ऑटोमेटिकली जब कोई रिजाइन करेगा, ये छोड़ के जाएगा या निकाला जाएगा, जब सीज कर जाएगा, तो ऑटोमेटिकली नाम यहां से गायब हो जाएगा जब आप DIR 12 फाइल करोगे। जैसे इसको दूसरी भाषा में लेते हैं, इन्होंने कंपनी को छोड़े 2 महीने हो गए, अब इनको मैं अपनी कंपनी में CS अपॉइंट करने जा रहा हूं, तो मैंने देखा अरे यार आप तो ऑलरेडी इस कंपनी में CS हो, कैसे, व्यू सिग्नेटरी डिटेल में आपका नाम है अभी भी, तो इसका मतलब कंपनी ने अभी तक आपकी इंटीमेशन, आपकी सेजेशन की इंटीमेशन ROC को नहीं दी है। तो सिग्नेटरी डिटेल से व्हाट वी गेट इज, वी गेट कि हु आर द, एज ऑफ नाउ, हु आर द एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स, CS, मैनेजर। पहले 3 कैटेगरी होती थी, अब तो CFO और CEO भी आ गए नए एक्ट के अंदर। CFO कौन है और CEO कौन है। और वेयर एवर वी आर टॉकिंग अबाउट डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स इंक्लूड्स MD या होल टाइम डायरेक्टर्स भी भाई। अब डिटेल में आपको क्या क्या देगा, इनका नाम, इनका एड्रेस, इनका दिन,
हाँ, लेकिन अगर डायरेक्टर नहीं है, सीएस, मैनेजर, सीएफओ या सीईओ है, तो इनका पैन नंबर से लिंक, पैन नंबर होता है इनका, पैन, देन डेट ऑफ अपॉइंटमेंट क्या है इनकी, एंड देन डेजिग्नेशन, वेदर इज डायरेक्टर, सीएस या होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर या एडिशनल डायरेक्टर या सीएफओ या सीईओ, ये कौन है कंपनी में, तो इनकी पूरी डिटेल आपको उसमें दिखेगी। प्लस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हम इसमें से देख सकते हैं, वेदर हिज डिजिटल सिग्नेचर्स आर रजिस्टर्ड ऑन द पोर्टल और नॉट। अब डिजिटल सिग्नेचर रजिस्टर्ड का कंसेप्ट क्या होता है, पहले ये अच्छी तरह सुन लो, समझो मेरी बात ध्यान से, टेक्निकल चीज है। डिजिटल सिग्नेचर, जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में वर्बली थोड़ा बताया था, डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, हम जब कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करते हैं डिजिटली, उस पर बस सिर्फ लिखा हुआ आ जाता है कि दिस डॉक्यूमेंट इज साइंड बाय विशाल अरोड़ा। कोडिंग सिस्टम होता है इंटरनली, कोई हमारी तरह तो साइन है नहीं कि हम फॉन्ट बना के करें, अंडरलाइन लगा के डॉट लगाएं, हर किसी का अपना साइन करने का तरीका होता है। तो डिजिटल सिग्नेचर ऐसा कुछ नहीं होता, ये ऐसे साइन नहीं होते, कोई स्कैन भी नहीं होते, ये सिर्फ कोडिंग होती है और लिखा होता है साइंड बाय विशाल अरोड़ा, राइट। आरओसी में जब कभी भी कोई ई फॉर्म फाइल होता है, कोई भी फॉर्म फाइल होता है, इट हैज टू बी साइंड। साइन कौन करता है कंपनी के बिहाफ पे, सिर्फ 5 कैटेगरी, यही कैटेगरी है सिर्फ, या वो डायरेक्टर कर सकता है, या वो सीएस कर सकता है, या वो मैनेजर कर सकता है, या वो सीएफओ कर सकता है, या वो सीएस कर सकता है। लेकिन वो ही साइन कर सकता है, 2 कंडीशन है, वो ही साइन कर सकता है, मेक श्योर उसका नाम सिग्नेचर डिटेल में होना जरूरी है। जैसा कि मैंने अभी एग्जांपल ली, इनको कंपनी सेक्रेटरी बना दिया कंपनी का, बट अभी तक कंपनी में इनकी इंटीमेशन फाइल नहीं की आरओसी में, कंपनी ने अभी तक फाइल नहीं करी। आज अपने को कंपनी का कोई फॉर्म फाइल करना है, लेट्स से कौन सा फॉर्म फाइल करना है, अलॉटमेंट का, कोई भी फॉर्म, जो फॉर्म आपको याद है, समझो चलो जी अपने को वो फॉर्म फाइल करना है। अब फॉर्म फाइल करना है तो हमने कहा जी ये काम करो, आप सीएस हो, अपने डिजिटल सिग्नेचर लगा के फॉर्म फाइल कर दो ऑनलाइन, सीएस हो कर ही सकता है सीएस। जैसे हम इनका फॉर्म लगा के फाइल करेंगे, सिस्टम एरर देगा, सिस्टम एरर देगा कि भैया ये तो है ही नहीं सीएस कंपनी का, आप क्यों फाइल कर रहे हो, ही इज नॉट ऑथराइज्ड, भैया ही इज ए सीएस। तो भैया सीएस से चेक करो कि आपने DI-12 पहले इनका फाइल किया है, क्योंकि जब तक सिस्टम को ये नहीं पता लगेगा कि सिग्नेचर डिटेल में इनका नाम नहीं है, तब तक सिस्टम एक्सेप्ट कैसे करेगा। गेटिंग माय पॉइंट। सो सिस्टम सिर्फ वही बंदा फाइल कर पाएगा जिसका नाम व्यू सिग्नेटरी डिटेल्स में आ रहा है। प्लस खाली वो नहीं, उसके साथ मेक श्योर उसका डिजिटल सिग्नेचर भी आरओसी में रजिस्टर्ड होना चाहिए। रजिस्टर्ड का मतलब होता है रोल चेक होना चाहिए, जो हम रोल चेक भी आगे पढ़ेंगे। लाइक आपको ऐसे कंसेप्ट बताता हूं, मेरा नाम विशाल अरोड़ा है राइट। अब खाली मेरा नाम तो विशाल अरोड़ा नहीं हो सकता, बहुत होते हैं नाम, तो बड़े कॉमन होते हैं राइट। अब मान लो मैं कंपनी का सीएस हूं, मेरा नाम विशाल अरोड़ा है, ही इज गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, ये किसी कंपनी के डायरेक्टर है, इनका नाम भी विशाल अरोड़ा है। हमने क्या किया, एक ही सिग्नेचर ले लिए, विशाल अरोड़ा तो लिखा होता है। जब मुझे जरूरत पड़ी मैंने अपनी कंपनी में लगा दिए, जब इनको जरूरत पड़ी इन्होंने अपने लगा दिए। साइंड तो साइंड बाय विशाल अरोड़ा राइट। 2007 या 8 ही की बात है, जब ऐसे सिग्नेचर भी बड़े कॉमन यूज होने लगे, तो इन्होंने कहा एक चीज निकालो, एक कंसेप्ट निकालो कि जो भी सिग्नेचर आप लोगे, आपके सिग्नेचर आरओसी में रजिस्टर्ड होने चाहिए। रजिस्टर्ड कैसे होंगे, अगर डायरेक्टर है उसके सिग्नेचर जो होंगे ना लिंक्ड होंगे किसके साथ, उसके डिन के साथ। अगर सीएस है उसके सिग्नेचर लिंक्ड होंगे पैन और मेंबरशिप नंबर। सीएफओ सीईओ या मैनेजर है तो पैन के साथ। भाई साहब आप कंपनी सेक्रेटरी हो विशाल अरोड़ा, मैं कंपनी सेक्रेटरी हूं विशाल अरोड़ा, लेकिन हम दोनों का पैन तो अलग होगा, मेंबरशिप नंबर तो अलग होगा। इसका मतलब जब हम आरओसी में कोई फॉर्म फाइल करेंगे, कोई भी पहले रोल चेक, पहले सिग्नेचर रजिस्टर्ड कैसे होंगे, मैं कहूंगा जी मैं विशाल अरोड़ा हूं, मैं कंपनी सेक्रेटरी हूं, ये मेरा पैन है, मेरा मेंबरशिप नंबर है, और ये मेरे सिग्नेचर जो पता है टोकन की तरह लगते हैं, पेन ड्राइव की तरह, ये मेरे सिग्नेचर पे मैं अपलोड कर दूंगा आरओसी की साइट पे, एमसीए पोर्टल पे। तो जो उसकी जो कोडिंग होगी सिग्नेचर की, वो मेरे पैन और उसके साथ लिंक कर जाएगी, जिसको बोलते हैं सिंक्रोनाइज कर जाएगी, सिंक हो जाएगा कि इस पैन के साथ, इस मेंबरशिप के साथ ये कोडिंग है, ये लिंक्ड है, तो ये इसका है। अब वही विशाल अरोड़ा अगर ये यूज करेंगे अपने पैन के साथ, अपने डिन के साथ, तो वो कहेगा ये तो मैच नहीं कर रहा, ये तो सिग्नेचर किसी और पैन के साथ लिंक्ड है, सिंक्रोनाइज्ड है, आप अपना पैन क्यों दे रहे हो। या तो दो बातें हैं, दोनों चीज में से एक चीज गलत है, या तो सिग्नेचर गलत लगा रहे हो या पैन गलत लिख रहे हो। वो तो आप देखो भैया, सिस्टम तो एरर दे देगा आपको, दैट्स इट। सिस्टम आपको एरर दे देगा कि दोनों में से आप देखो एरर क्या है।
राइट। तो वो सिंक्रोनाइज करने का पर्पस ये हो गया, क्योंकि हर फॉर्म के अंदर, ई फॉर्म में, रोल चेक में आपको बताऊंगा, फॉर्म भी आपको दिखाऊंगा, हर फॉर्म के नीचे जब कोई बंदा कंपनी के बिहाफ पे साइन कर रहा है, वो मेंशन करना पड़ता है डेजिग्नेशन। ये कौन है? डायरेक्टर है। ये फॉर्म कौन साइन कर रहा है? फॉर्म में लिखा होता है, ऑप्शन होती है, डायरेक्टर है, सीएस है, सीएफओ है, सीईओ है कि मैनेजर है। अगर जो भी कैटेगरी है उसके बाद इसका लिखा होता है, इसका वो मेंशन करो, पैन या डिन। तभी तो नीचे सिग्नेचर लगाओगे, तभी तो लिंक करेगा कि पैन ये मेंशन्ड है, सिग्नेचर ये है, ये आपस में सिंक है कि नहीं है। अगर सिंक्रोनाइज नहीं है तो सिस्टम एरर दे देगा, राइट। इसका मतलब आपको प्रैक्टिकली, अगर मैं दोबारा ओवरऑल बताऊं, आपको कोई बोले कि हम आरओसी में कौन फॉर्म, किसके सिग्नेचर लग के फॉर्म फाइल हो सकता है? वही 5 कैटेगरी, बट बशर्ते इनका नाम सिग्नेटरी डिटेल में होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, सिर्फ उसी के सिग्नेचर यूज हो सकते हैं जिसका जीएससी डिजिटल सिग्नेचर आरओसी में रजिस्टर्ड है, और वही सिग्नेटरी डिटेल में लिखा होता है नाम के आगे, लाइक विशाल अरोड़ा, कंपनी का डायरेक्टर, डेजिग्नेशन, ये उनका एड्रेस है, ये उनका दिन है, इस डेट पे पॉइंट हुए, वेदर डीएससी इज रजिस्टर्ड और नॉट, तो मेरे पे लिखा होगा नो। अगर मेरे पे नो लिखा है, मैं कंपनी का डायरेक्टर तो हूं, लेकिन मेरे सिग्नेचर से कोई भी फॉर्म फाइल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मेरे डीएससी रजिस्टर्ड नहीं है भाई। तो क्या होगा फिर? पहले मेरे डिजिटल सिग्नेचर लो, उसको आरओसी में रजिस्टर्ड करो, तब जाके होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो वो लिंक करवाना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर और एमसीए पोर्टल, जिसको हम रोल चेक भी बोलते हैं, रोल चेक बेसिकली। तो सिग्नेटरी डिटेल से क्या होता है, आपको कंपनी की एक सिग्नेटरीज की डिटेल, जो कंपनी के ऑथराइज्ड पर्सन है, जो कंपनी के डायरेक्टर, सीएफओ, सीईओ, मैनेजर, सीएस, उनकी डिटेल पता लग जाती है। क्या डिटेल्स? DIN of the director, PAN of the manager, CFO, CEO, उसका नेम, एड्रेस, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, डेजिग्नेशन, और आपको किसी भी कंपनी में अगर आज देखना है ना कितने डायरेक्टर है कंपनी में, तो आपको डिटेल पता लग सकती है। विदाउट फीस, विदाउट लॉगिन आप कर सकते हो। जैसे अब 6 बजे के बाद अगर आज साइट लेट से काम करती है, तो व्हाट कैन यू डू? आप अपना मोबाइल पे भी शाम को दिल आए तो एक बार नजर मारना, देखना कि कैसे पता लगती है डिटेल है। ये सब नॉमिनी डायरेक्टर और अपना हर कैटेगरी जिसके लिए DI12 जाता है, पूरी डिटेल आपको दिखेगी। किसकी? पर वो ऑथेंटिकेटेड नहीं है ना, वो भी डेटा कहाँ से लेते हैं? यहीं से लेके करते हैं। हाँ बिल्कुल करते हैं मैच वहीं से, पर वो लाके उनको हर बार देख के अपडेट करना पड़ता होगा। यहाँ तो ऑटोमेटिकली अपडेट होता है ना, यहाँ तो ऑटोमेटिक है। तो सरकार का मेन काम ही ये तो अपडेट होना ही होना है। ये तो ऑटोमेटिक, जैसे आप DI12 फाइल करोगे तो वो तो अपडेट ऑटोमेटिकली हो ही जाता है यहाँ पर। तो बाकी साइट जो भी लेते हैं, ऑथेंटिकेटेड डाटा यही है। सीए तो वैसे सीए के लिए DI12 थोड़ा जाता है। सीए इज नॉट ए पार्ट ऑफ KMP ना, सीए तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर होता है, उनका नाम नहीं आता। नहीं है उसकी डेजिग्नेशन, और देन वेदर DSC इज रजिस्टर्ड और नॉट ऑफ दैट डायरेक्टर, मैनेजर और CFO और CEO। अगर है तो DSC कब एक्सपायर हो रहे हैं। हमने भी डिस्कस किया था, DSC की एक्सपायरी होती है। और जब आप नया DSC ले लेते हो
तो उसको भी रजिस्टर कराना पड़ता है, क्योंकि वो तो एक्सपायर हो गया ना, तो नया लेंगे वो भी रजिस्टर कराना पड़ता है अलग से, क्योंकि नए डीएससी में तो नई कोडिंग होगी, नई पब्लिक प्राइवेट की होगी, सब कुछ। वो तो वही होता है, वो कभी चेंज थोड़ा ना होता। क्या वो इसलिए भी करते हैं, थोड़ा सिक्योरिटी है, कभी किसी के हाथ ना लग जाए, मिसयूज ना हो, और कुछ ये कह लो सरकार की चीज़ें हैं, बनाने कमाने के धंधे। नहीं तो अब ऐसे ही है, अब क्या करें, बहुत सारी चीज़ें चेंजेस होते रहते हैं। अब पहले क्या होता था, जब हम किसी का डिन अप्लाई करते थे ना, डिन अप्लाई करते थे, तो जिसका डिन अप्लाई करा, लाइक आई एम अप्लाइंग हिज डिन, तो इनके सिग्नेचर की जरूरत नहीं है, इनके बस डॉक्यूमेंट चाहिए, एड्रेस आईडी प्रूफ, तो एज ए प्रोफेशनल आई विल अप्लाई डिन ऑन हिज बिहाफ, तो वो काम हो जाएगा। बट अब सिस्टम क्या चेंज हो गया इस बात को भी 6-8 महीने 1 साल भी शायद हो गया होगा। अगर डिजिटल सिग्नेचर लेने हैं इनको, सॉरी डिन लेना है, तो इनके पास भी डिजिटल सिग्नेचर होने जरूरी है, तभी इनका डिन अप्लाई होगा। मैं भी इनके फॉर्म को एज ए प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल मैं भी साइन करूंगा, और ये भी साइन करेंगे, इनके सिग्नेचर होने बहुत जरूरी है कि ही विल साइन द एप्लीकेशन। अब तो लोगों ने बड़ा बवाल खड़ा किया, यार ऐसे तो फिर इसका मतलब हर डायरेक्टर के पास डीएससी होना जरूरी हो गया अप्लाई करना है तो डिन, अगर आपको पहली बार डिन लेना है। अदरवाइज अगर हाँ उसके बाद ये डायरेक्टर बन गए किसी कंपनी के, अगर इनके डीएससी एक्सपायर हो गए तो फिर इनके डीएससी की जरूरत नहीं है, क्योंकि व्यू सिग्नेटरी डिटेल में जरूरी नहीं कि सबके पास डीएससी हो, साइन तो फॉर्म एक ही बंदा करता है, जरूरत नहीं है। देखो डीएससी, देखो हर ई फॉर्म को साइन कौन करता है, एक, चाहे कोई भी हो। अगर मेरी कंपनी में 6 डायरेक्टर कंपनी सेक्रेटरी हैं, राइट, ही इज ए कंपनी सेक्रेटरी, 6 के 6 डायरेक्टर के पास डिजिटल सिग्नेचर नहीं है, इनके पास है, इनका रोल चेक हुआ, मतलब इनके डीएससी रजिस्टर्ड है, तो इसका मतलब आरओसी में कोई भी फॉर्म फाइल होगा इनके सिग्नेचर से हो जाएगा, मुझे बाकियों का लेने की जरूरत है ही नहीं। मैं क्यों लूं जब तक उनको पर्सनली जरूरत नहीं है, क्योंकि आजकल तो पर्सनली भी जरूरत पड़ जाती है, जैसे कि इनकम टैक्स रिटर्न्स आजकल अपनी आईटीएल भरते हैं, वो भी डिजिटल सिग्नेचर से भर देते हैं, तो फिजिकल भरने की जरूरत, फिजिकल मतलब फाइल करने, साइन करके भेजने की जरूरत नहीं होती है, तो रिटर्न्स भी आजकल डिजिटल सिग्नेचर से फाइल हो जाती हैं। तो जब तक आपको पर्सनली नहीं चाहिए बात अलग है। तो इसलिए ये भी पॉइंट एक क्लियर कर लेना, व्यू सिग्नेटरी डिटेल में मतलब आपको कोई बोले कि कंपनी के क्या हर डायरेक्टर के पास डीएससी होना जरूरी है फाइल करने के लिए, नहीं भैया, फाइल तो कोई भी एक बंदा करता है, उसे क्या डीएससी चाहिए मुझे, बाकी सबके पास नहीं है तो ना सही, राइट। नाउ व्यू सिग्नेटरी डिटेल, नाउ आफ्टर दैट कम्स व्यू। ये तो बात हो गया कि कंपनी में कितने डायरेक्टर, सीएफओ, सीईओ, मैनेजर कौन कौन है। क्या मैं ये देख सकता हूं कि आप कितनी कंपनी में डायरेक्टर हो, क्या ये डिटेल देखी जा सकती है कि आपको अगर पता करना है विशाल से मुझे आपका पता करना आप कितनी कंपनी में डायरेक्टर हो, क्या ये मैं डिटेल पता कर सकता हूं? यस, ये भी, हाँ मेरा डिन पता होना चाहिए। तो अगर आपके पास मेरा डिन है तो आप डिटेल पता कर सकते हो कि ये डिन कौन कौन सी कंपनी में रिफ्लेक्ट हो रहा है, किन किन कंपनी में डायरेक्टर हूं, ये नहीं पता चलता, सिर्फ किन किन कंपनी में इवन था, पूरी डिटेल हो जाएगी। मतलब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम देखो कि आपको ये पता लग जाएगा ये बंदा अब तो है ही है, और किस किस कंपनी में डायरेक्टर था, भी रह चुका है, और किस डेट पे उसने इस कंपनी से सीज कर लिया, राइट। नाउ डिटेल्स ऑफ द पर्सन, व्यू द लिस्ट ऑफ कंपनी इन विच ए पर्सन इज, और तभी ऊपर क्या लिखा है मैंने, वॉज, डायरेक्टर है या डायरेक्टर था, लेकिन ये लॉगिन के बिना नहीं आप देख सकते हो। इसके लिए आपको बाय डूइंग लॉगिन यूजर कैन व्यू द लिस्ट ऑफ कंपनी इन विच द पर्सन वॉज और इज ए डायरेक्टर, राइट। अब डिटेल आपको क्या क्या मिलेगी, नेम ऑफ द कंपनी कि पता लग गया विशाल और कौन सी कंपनी में डायरेक्टर कंपनी है, उसकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट या सेजेशन क्या है, ये चेंज इन डेजिग्नेशन, अगर मैं डायरेक्टर से एमडी बनाऊंगा या होल टाइम डायरेक्टर बनाऊंगा, उस कंपनी का स्टेटस क्या है, मतलब वेदर इन डिफॉल्ट और एक्टिव, मतलब विशाल जी इस कंपनी में डायरेक्टर है, ये कंपनी एक्टिव है कि डिफॉल्ट में है, अगर कोई डिफॉल्ट नहीं है तो नो डिफॉल्ट, मतलब कंपनी सही है, बिल्कुल तरीके से काम कर रही है। सो ये डिटेल मैं देख सकता हूं, लेकिन ये डिटेल मैं तभी देख सकता हूं अगर मैं लॉगिन करके देखूं, विदाउट फीस, लेकिन लॉगिन करना पड़ेगा।
वैसे आज एमसी की साइट इज नॉट वर्किंग, तो वी कैन हैव सीन दैट टुडे। एनीवेज वो तो हम ट्यूसडे को भी हम एक बार देख लेंगे। राइट, सुनाओ क्या हम लोग चीजें डिस्कस क्या कर रहे हैं हम लोग? सर्विसेज, कि एमसी पे क्या क्या सर्विसेज हमें मिलती है। आफ्टर दैट फाइंड सिन, वेयर यूजर कैन फाइंड सिन ऑफ एनी कंपनी। अगर आपको सिन नहीं पता किसी कंपनी का, सिन तो पता आज के डेट में बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज बन चुकी है, कंपनी की आइडेंटिटी होती है। तो अगर आपको किसी कंपनी का सिन नहीं पता तो आप एमसी पोर्टल पे जाके फाइंड सिन की ऑप्शन, जैसे मैं आपको यहां भी दिखाऊं, देखते हैं अगर फाइंड सिन चल जाए। तो तब तक नोट कर लो, सिन की पूरी फुल फॉर्म मालूम है आपको क्या है? कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। डिन में उसमें होता है उसका कंपनी का व्यू डिन एप्लीकेशन करके एक सर्विस आती है। उसके लिए आपके पास, अगर आपके पास मेरा डिन नहीं है तो अगर आप मेरा डिन भी चाहो तो ढूंढ सकते हो, लेकिन उसके पास उसके लिए आपके पास मेरा नेम, माय फादर्स नेम एंड माय डेट ऑफ बर्थ, ये 3 चीजें होनी जरूरी हैं। तो अगर ये तीनों चीजें आपके पास है तो आप किसी का डिन भी देख सकते हो, डिन क्या है। माय नेम, फादर्स नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, अगर किसी का आपको डिन देखना है तो। राइट, चलिए नेक्स्ट आता है जी व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। ये है पब्लिक इंस्पेक्शन, जहां पर आप फीस पे करके किसी भी कंपनी की इंस्पेक्शन कर सकते हो। एज वी नो, अगर आपको थोड़ा बहुत पता हो इसके बारे में, आरओसी इज ए पब्लिक ऑफिस। आरओसी में कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल जब किया जाता है दैट बिकम्स पब्लिक डॉक्यूमेंट, और पब्लिक में कोई भी कंपनी के किसी भी डॉक्यूमेंट की इंस्पेक्शन कर सकता है। मतलब आप किसी भी डॉक्यूमेंट की इंस्पेक्शन कर सकते हो ऑन द पेमेंट ऑफ फीस, जहां पर आपको पूरी डिटेल, जैसे कि बताया इंडेक्स ऑफ चार्ज में क्या पता लगता है, सिर्फ चार्ज की बेसिक डिटेल। लेकिन अगर मुझे पूरा देखना है तो मुझे पास तरीका क्या है, व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट्स में आके कंपनी की, किसी भी कंपनी की इंस्पेक्शन की फीस पे करके मैं उसको व्यू कर सकता हूं। इट सेज वेयर यूजर कैन व्यू द डॉक्यूमेंट्स ऑफ एनी कंपनी ऑन द पेमेंट ऑफ फीस एंड आफ्टर लॉगिन। लॉगिन करे बिना आप इसके इंस्पेक्शन नहीं कर सकते हो।
इनिशियली आप इंस्पेक्शन की फीस करने से पहले सिस्टम क्या होता है, आप पहले ये चेक कर लो किसी भी कंपनी के व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट्स में जाके कि मैं जो देखना चाहता हूं क्या वो डॉक्यूमेंट अवेलेबल भी है कि नहीं है। पता लगे जैसे फॉर एग्जांपल जी मैं XYZ कंपनी की बैलेंस शीट देखना चाहता हूं फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2015 लेट्स से, और वो पता चला अभी तक कंपनी ने फाइल ही नहीं करी है और मैं फीस पे करके अंदर घुस जाऊं देखूं बैलेंस शीट ही नहीं है। तो ऑनलाइन सिस्टम में पहले आप चेक करो अवेलेबल है, वो आपको दिखाता है कि दिस इज अ फॉर्म नंबर AOC4 जो बैलेंस शीट के लिए जाता है कि दिस इज अ फॉर्म ऑफ द कंपनी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2015। अगर वो आपको दिख रहा है आप उसको व्यू नहीं कर पाओगे, बस आप देख पाओगे कि अवेलेबल है, तो फिर क्या करो, फीस पे करो, फिर आप इंस्पेक्शन करो। वो आप चाहो तो देख सकते हो, बट चलो ठीक है, मान लो हमने देख लिया and initially user can check the availability of documents without login, without fees, and then can proceed with the payment. और सिस्टम जब आप फीस पे करते हो ना, आपको सिस्टम मैसेज भी एक देता है, कहता है आप इंस्पेक्शन की फीस पे कर रहे हो, मेक श्योर द डॉक्यूमेंट विच यू आर लुकिंग फॉर इज अवेलेबल ऑन पोर्टल। फीस बेकार जाएगा, बाद में देखो यार पहले देख लेता यार ये तो है ही नहीं डॉक्यूमेंट जो मुझे चाहिए। बता रहा हूँ आगे आएगा, लिखा हुआ मैंने, 100 रुपये फीस होती है वैसे तो, 100 रुपये पर कंपनी, जो बताया था ना अभी ऊपर भी। है फिजिकल तो फाइल ही नहीं होता ना बेटा, अब तो खत्म ही हो गया, पेपरलेस ई गवर्नेंस, सारा काम ही पेपरलेस है। फिजिकल फाइल ही नहीं होता तो कहां से मिलेगा आपको। हाँ फिजिकल आप देख सकते हो वो डॉक्यूमेंट जो 2006 से पहले के हैं। माने सर नहीं, वैसे ROC इधर है नेहरू प्लेस, लेकिन जो इनके फिजिकल रिकॉर्ड मेंटेन है मानेसर में, IMT मानेसर। अगर आपको मान लो किसी कंपनी की बैलेंस शीट देखनी है 2004 की, जो ऑनलाइन तो है नहीं, 2004 तो सिस्टम मैनुअल था, बट मैंने आपको ये बताया था इन्होंने 2 साल पहले की स्कैनिंग करके डाले हुए पोर्टल पे। मान लो अगर आपको कोई पुरानी देखनी है, लेट्स से मेरे को 2005 की बैलेंस शीट देखनी है, 2003 की बैलेंस शीट देखनी है, 2001 की बैलेंस शीट देखनी है, राइट, तो वो बैलेंस शीट आपको कैसे दिखेगी, फिर आपको मानेसर जहाँ पे फिजिकल रिकॉर्ड्स मेंटेन है वहां जाके आपको देखनी पड़ेगी, राइट। अब इंस्पेक्शन के लिए हम डिटेल में डिस्कस करते हैं यहां पर। Now, where user can view, inspect the document filed by every company. कैसे documents can be viewed after logging on the payment of ₹100 per company. अब क्या होता है, आपको थोड़ा सा इसके साथ मैं थोड़ा सा आपको वही बैक 2006 में लेके जाऊंगा। पहले क्या होता था, उससे पहले जब ऑनलाइन सिस्टम नहीं था, डॉक्यूमेंट तब भी पब्लिक इंस्पेक्शन के लिए अवेलेबल होते थे। हमें कहीं पर कोई भी पब्लिक इंस्पेक्शन जब करनी पड़ती थी किसी कंपनी के, तो हमें फिजिकली जाना पड़ता था। जैसे आप कह रहे हो फिजिकल जाना पड़ेगा, हम लोग फिजिकल जाते थे, वहाँ पे ROC में एक रिकॉर्ड रूम बना होता था, इंस्पेक्शन रूम बना होता था, वहाँ पे जाते थे। ये कंपनी फीस पे, तब 50 रुपये फीस होती थी, 50 रुपये फीस देते थे। 50 रुपये फीस तो खैर अभी भी थी पुराने एक्ट में, ये तो नए एक्ट में इन्होंने फीस 100 रुपये कर दी है। पहले 50 रुपये फीस होती थी, मतलब पूरी फाइल आपको कंपनी की दिखा देंगे। हम ROC में फीस पे करते थे 50 रुपये की, नीचे काउंटर पे ऊपर जाते थे, वहाँ पे रिकॉर्ड रूम का जो बंदा बैठता उसको दिखाते थे, तो वो हमें कंपनी की फाइल ला के पकड़ा देता था, जिसको हम बोलते थे D फाइल। D फाइल मतलब डॉक्यूमेंट फाइल, ये कंपनी के डॉक्यूमेंट है सारे इसके अंदर। अब वो फाइल कंपनी जितने डॉक्यूमेंट फाइल करेगी, फाइल तो भी मोटी होती जाएगी। कई बार फाइल भी एक थोड़ी ना होती थी, भरगी तो उस पर लिखा होता था कंपनी की फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2, और आपके आगे उसने पटक दिया, ये लो भैया देखो। और हमें आधे घंटे का टाइम मिलता था देखने के लिए रिकॉर्ड रूम में। आधे घंटे में देखो, जो आपको नोट करना है करो, और पेन अलाउड नहीं होते थे अंदर, क्योंकि पेन से आप कुछ करेक्शन कर दो, कुछ कटिंग करके चल जाओ, किसी को क्या पता। सिर्फ पेंसिल, अगर आपको नोट भी करना होता था तो पेंसिल लेके जाओ, कुछ भी नोट करो, मना नहीं है, बट आपको आधे घंटे का टाइम मिलेगा, दैट्स इट। फिर अगर दोबारा डॉक्यूमेंट ज़्यादा है देखनी है तो आपको फिर दोबारा फीस पे करो। कई बार हम सेटिंग भी कर लेते थे, चल रिक्वेस्ट करके 20 मिनट ज़्यादा बैठ गए, वो तो बात की बात, वो तो अलग बात हो गई, ठीक है। तो आधा घंटे का मैं टाइम मिलता था इंस्पेक्शन करने का। हाँ, आप चाहो तो ROC से उसकी कॉपी भी, सर्टिफाइड कॉपी जैसे बोलते हैं, फोटोकॉपी करा के ROC टेस्ट करके आपको दे भी सकता है, वो भी दे सकता है, वो बाद में डिस्कस करते हैं। ये तो हम सिर्फ इंस्पेक्शन की बात कर रहे हैं, सिर्फ इंस्पेक्शन करनी है मुझे। आप कुछ भी नोट करो, देखो। अब मेरे उसके सामने फाइल निकाल के रख दी उसने,
3 फाइलें हैं जी कंपनी की, उसे मुझे ला के दे दी। अब कितने पुराने डॉक्यूमेंट भी पड़े हुए हैं, मिट्टी में भरे हुए हैं, वो आके फाइल होगी, कितना मुश्किल काम होता था हम लोगों के इंस्पेक्शन करना। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हुई, मान लो मुझे इतनी फाइल है, मेरे को कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ इस कंपनी का एक फॉर्म 32 देखना है डायरेक्टर का। अब क्या करूंगा मैं, ढूंढूंगा, पूरी फाइल छांटो, कहाँ पड़ी है भाई, कहाँ पड़ी है, और पता लगा एक फाइल छांटी उसमें नहीं, दूसरी वो तीसरी फाइल में जाके मैंने मिला 20 मिनट बाद जाके, अरे यार ये छुपा हुआ फॉर्म, मुझे ये फॉर्म देखना था, इस फॉर्म की डिटेल देखनी थी। कितनी मुश्किल होती थी हमें फिजिकल। इन्होंने जब ये ऑनलाइन लेके आ गए सिस्टम, ऑनलाइन में सबसे अच्छा काम क्या कर दिया, जब आप फीस पे करोगे राइट, आपके लॉगिन आईडी पे वो कंपनी की फाइल अवेलेबल हो जाएगी। कब तक, 7 दिन तक, 7 डेज फॉर 1 वीक, 1 हफ्ते के लिए। लेकिन 1 हफ्ते के लिए मतलब है कि 1 हफ्ते तक फाइल आपके पास है, विद इन 1 वीक यू हैव टू स्टार्ट इंस्पेक्शन। मतलब मैंने फीस पे कर दी, मैंने भी इंस्पेक्शन स्टार्ट नहीं करी, मैंने कहा चल यार आज नहीं कल करूंगा यार, चल यार कल नहीं कर पाया, कल टाइम नहीं मिला, परसों कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मेरे पोर्टल पर 7 दिन तक वो फाइल अवेलेबल है। बट द मोमेंट आई विल स्टार्ट इंस्पेक्शन, मैं आपको बताऊंगा, जैसे आज तो हम नहीं देख पा रहे, द मोमेंट हम लोग व्यू पे क्लिक करेंगे कि अब मैं इसकी फाइल मेरे पास आ गई है, अब मैं इसको व्यू करना चाहता हूं, देखना चाहता हूं ये डॉक्यूमेंट्स, द मोमेंट आई विल स्टार्ट इंस्पेक्शन देन टाइम वुड बी गिवन टू मी 3 आवर्स, सिर्फ 3 घंटे। मैं 3 घंटे के लिए फाइल मैं इजीली देख सकता हूं, 3 घंटे, लेकिन लगातार 3 घंटे। ये नहीं कि बीच में लाइट चली गई, आपका पावर ऑफ हो गया, आप लोग उठ के कहीं चले गए, राइट, तो वो आपका टाइम चल रहा है, वो चल रहा है टाइम। मतलब अगर मैं ना देखूं तो 1 हफ्ते तक मेरे पास टाइम है। मैंने आज फीस पे करी, आज सैटरडे, मेरा मूड नहीं किया, चल यार आज नहीं, फिर मैं कल संडे था, मैंने कल सिस्टम ही नहीं खोला, कोई दिक्कत नहीं, मंडे में बिजी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं आज फीस पे करता हूं सैटरडे को, तो मतलब नेक्स्ट फ्राइडे तक मेरे पास फाइल है, मैं कभी भी देख सकता हूं। बट जहां मैंने उस पर व्यू पे क्लिक कर दिया एक बार, मतलब मेरा टाइम काउंटडाउन स्टार्ट हो गया, फिर 3 घंटे के अंदर मुझे इंस्पेक्शन कंप्लीट करनी है सब कुछ। हम लोग इंस्पेक्शन बाद में, पहले डॉक्यूमेंट ही हम सेव कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट को आप सेव भी कर सकते हो, प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो, कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं। फिर नहीं, फिर भी 3 घंटे के कम पड़ जाते हैं, कई डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे होते हैं ना, डॉक्यूमेंट कोई ऑनलाइन है, डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरनेट कनेक्टिविटी, कई बार स्लो चलता है सिस्टम। नहीं पढ़ा तो भी क्या पढ़ना है, पढ़ेंगे तो बाद में, पहले डाउनलोड करके रख लेना हम लोग, क्या दिक्कत है। और सिंस 2006 से मैंने जितनी भी कंपनी से इंस्पेक्शन करी है, पूरा डेटा मेरे पास सेव्ड है। सेव ही करते हैं कौन, उसको वहां कौन देखेगा यार, टाइम वेस्ट कौन करेगा। जो डॉक्यूमेंट चाहिए इंस्पेक्शन करो, निकाल लो, रख लो अपने पास, क्या दिक्कत है, राइट। तो 3 घंटे के लिए, कल को आपको बोले कि फाइल कब तक अवेलेबल होती है, 3 आवर्स, लेकिन होती है 1 हफ्ते तक है, इफ यू डोंट स्टार्ट। हफ्ते में कभी भी कर लो था, बट मोमेंट यू विल स्टार्ट, 3 घंटे के अंदर आपको इंस्पेक्शन खत्म करनी ही करनी है। और सबसे जरूरी बात, इन्होंने डॉक्यूमेंट की प्लेसिंग कैसे करी, जैसे मैंने आपको बताया ना, आई नीड टू चेक फॉर्म नंबर 32, या मान लो मुझे कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देखना है, और मैं ढूंढूंगा पूरी फाइलों में कि मुझे कहां मिलेगा, कहां पड़ा होगा यार ये डॉक्यूमेंट, राइट। अब वो डॉक्यूमेंट पूरी फाइल में ढूंढना पड़ेगा, लेकिन अंडर दिस कंपनीज एक्ट इन्होंने क्या कर दिया, सॉरी अंडर दिस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, इन्होंने डॉक्यूमेंट की प्लेसिंग बड़े सही तरीके से कर दी, राइट। वो कैसे करी है, दैट विल सी। नाउ लिसन टू दिस व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, उसको लिख लो पहले।
right? Once fees is paid, the file of that company shall be available on the login ID of user. ये भी मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ पे पड़ी होती है. And user shall have to start the inspection within 1 week of the payment. एक हफ्ते के अंदर आपको इंस्पेक्शन स्टार्ट करनी है. Failing which, अगर आपने एक हफ्ते तक स्टार्ट ही नहीं करी तो क्या होगा? फाइल गायब हो जाएगी आपके उससे. हफ्ते का टाइम आपको दिया सरकार ने, बहुत है. Failing which, the file of the company shall automatically be removed from the login of user. तो आपके लॉगिन से ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगी. फिर दोबारा फीस पे करो, क्या दिक्कत है? हाँ, वो तो आप कितनी बार करो, कुछ भी करो, पब्लिक डॉक्यूमेंट है. 50,000 पे करो, सरकार को क्या दिक्कत है? तो उनको वही भी क्या है, इसी कमाई से उनको क्या फर्क पड़ता है? वो बातें तो करते हैं यहाँ पे हजारों करोड़ों की, 2-4-500 तो किसके लिए मैटर करता है? Right? But once inspection is started, then user shall have to complete the inspection within 3 hours. ये 3 hours कंटिन्यूसली है. ये मत सोचो मैंने जब व्यू किया फिर मैं लॉग आउट कर गया फिर लॉग इन करूं, नहीं, आपका टाइम चल रहा है. मैंने अभी मान लो सुबह 11 बजे कर दिया तो मेरा 2 बजे तक फाइल गायब हो जाएगी. यूजर कैन डाउनलोड एंड कैन ऑल्सो टेक द प्रिंट आउट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट फ्रॉम एमसीए पोर्टल. वो आप कुछ भी करो, वो आपके ऊपर है. Right? Up, clear note. Now next is a placing of documents for inspection. Now this is a wonderful thing. ये सबसे अच्छी चीज इन्होंने की है. मतलब इन्होंने डॉक्यूमेंट्स को इस तरीके से प्लेस किया है कि ताकि यूजर उसी डॉक्यूमेंट को जाके हिट करे जो डॉक्यूमेंट उसे चाहिए, इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट ऑल द फाइल, ऑल द डॉक्यूमेंट्स. जैसे इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने हेडिंग क्या बनाई है, सर्टिफिकेट्स. अगर आपको जहां पे सिर्फ आपको सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, सिर्फ सर्टिफिकेट, अगर मुझे कंपनी का सर्टिफिकेट देखना है तो मुझे और डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है. आई विल गो टू द कॉर्नर लिंक सर्टिफिकेट. सर्टिफिकेट पे क्लिक करूंगा, जितने सर्टिफिकेट इशू किए हुए हैं, कहां कहां आपसे सर्टिफिकेट इशू करता है. सबसे पहले सर्टिफिकेट इन कॉर्पोरेशन हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, सर्टिफिकेट ऑफ चेंज ऑफ एसआर फॉर चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस या ऑब्जेक्ट क्लोज, जिसके लिए भी आरओसी चेंज करता है, या कंपनी का नाम चेंज होता है, या कंपनी का कन्वर्जन होता है पब्लिक टू प्राइवेट एंड प्राइवेट टू पब्लिक, उसके लिए सर्टिफिकेट इशू करता है. तो आपको सर्टिफिकेट कॉर्नर में सिर्फ सर्टिफिकेट दिखेंगे, कोई और फॉर्म नहीं दिखेगा. तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ वहीं जाऊंगा, अपने काम की चीज निकालूंगा, फिर इंस्पेक्शन नहीं करूंगा. मुझे फालतू में क्यों टाइम वेस्ट करना, मुझे तो वो चीज चाहिए, मैं देखूंगा वो मुझे मिल गई है, दैट्स इट. पहले क्या होता था, फिजिकल फाइल में ढूंढना पड़ता था. अब मुझे सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन चाहिए, अब पूरी फाइलें निकालो, पता नहीं कहां छुपा के रखा हो इन्होंने, कहां पे लगाया हो इन्होंने. तो यहां पर तो आई कैन इजीली गेट दैट. तो एक इनका हो गया कॉर्नर सर्टिफिकेट.
CUI तो you stand ना, CUI stands for what? CUI, Certificate of Incorporation. पढ़ा तो सब कुछ है, याद कर है। अभी तो बात हो रही, पढ़ा है, सब कुछ है। राइट, सर्टिफिकेट के बाद अलग हेडिंग जो है डॉक्यूमेंट की, चार्ज डॉक्यूमेंट। अब चार्ज डॉक्यूमेंट में क्या है, कौन से डॉक्यूमेंट मिलेंगे? चार्ज से रिलेटेड सिर्फ। जहां पे हमने इंडेक्स ऑफ देखा था ना, इंडेक्स, अब यहां पे क्या है? चार्ज, पूरे चार्ज के डॉक्यूमेंट, वेयर द चार्ज फॉर्म्स आर अवेलेबल, लाइक ई फॉर्म, CHG1, CHG4, CHG9।
वो चार्ज फॉर्म दिखेंगे। जैसे पहले तो इंडेक्स देखा, अब आपको देखना है प्रॉपर फॉर्म, उसका एग्रीमेंट, कौन सी प्रॉपर्टी मॉर्गेज है, क्या है। तो इंस्पेक्शन करो, चार्ज का फॉर्म निकालो, फॉर्म में आपको सब कुछ दिख जाएगा। उसके बाद आता है चेंज इन डायरेक्टर्स, जहां पर आपको सारे जो कंपनी में डायरेक्टर्स चेंज हुए हैं उनकी डिटेल, जहां पे कंपनी ने DIR 12 फाइल किया होता है, तो यहां आपको सारे डायरेक्टर्स की डिटेल के बारे में पता चल जाएगा कि कौन कौन से फॉर्म फाइल किए हैं कंपनी ने सारे। अगर आपको देखना है अदर ई फॉर्म्स, इनकॉर्पोरेशन फॉर्म्स, इनकॉर्पोरेशन फॉर्म्स में जो इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई होगी, जो कंपनी ने फॉर्म फाइल किए होंगे, इनकॉर्पोरेशन में कौन कौन से फॉर्म जाते हैं? INC 7, INC 22, DIR 12 इनकॉर्पोरेशन में जो होते हैं फॉर्म। अगर आपने नए एक्ट में अगर पढ़ा हो तो ये इनकॉर्पोरेशन के फॉर्म। और DIR 12 ऊपर भी है नीचे भी है, दोनों में फर्क मालूम है? इसमें इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे है, इसमें है कि बाद में अगर कंपनी में कभी चेंज होंगे तो उसके लिए। तो अगर मुझे मान लो किसी कंपनी के सिर्फ इनकॉर्पोरेशन फॉर्म्स देखने हैं तो मैं क्या करूंगा, मैं बाकी जगह नहीं जाऊंगा, बाकी मुझे लिंक्स पे क्लिक करके टाइम वेस्ट क्यों करना। आई स्ट्रेट फॉरवर्ड गो टू इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स, आई विल डाउनलोड द फॉर्म्स। राइट, आफ्टर दैट इनकॉर्पोरेशन अदर ई फॉर्म्स। अदर ई फॉर्म्स क्या है? अदर देन अबव, जो चार्ज नहीं है, जो डायरेक्टर से रिलेटेड नहीं है, जो इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड नहीं है। बहुत सारे फॉर्म्स हैं, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, MGT 14, SS 7, INC 22 चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, और भी बहुत सारे फॉर्म्स। INC 1 नेम अवेलेबिलिटी वाला होता है, जो वो कहीं नहीं होता क्योंकि वो पब्लिक, वो कंपनी का डॉक्यूमेंट नहीं होता। कंपनी तो अभी बनी नहीं है, वो तो कंपनी में होता है, वो कभी इंस्पेक्शन के लिए अवेलेबल नहीं होता। हाँ, स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए, और भी किसी पर्पस के लिए होता है, बट SR के लिए भी होता है। MGT 14, INC 22, मतलब कोई भी फॉर्म जो ऊपर का वर्ड नहीं है, विच आर नॉट रिलेटेड टू चार्ज, विच इज नॉट रिलेटेड टू इनकॉर्पोरेशन, विच इज नॉट रिलेटेड टू मैनेजमेंट डायरेक्टर्स, तो वो आपको कहां मिलेगा? अदर ई फॉर्म्स में। रजिस्टर्ड ऑफिस के लिए होता है। 28 ऑर्डर ऑफ RD जो हम फाइल करते हैं, पास 3 फॉर अलॉटमेंट होता है। राइट, इसके बाद ई फॉर्म्स अटैचमेंट्स। अब इस यहां पर आपको चीज को, पॉइंट को समझना है, ये अटैचमेंट की बात करता है। जैसे हर डॉक्यूमेंट, हर फॉर्म के साथ कोई ना कोई अटैचमेंट फाइल होती है। अटैचमेंट किस लिए होती है? किस फॉर्म में होती है? PDF, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट PDF में ही फाइल होते हैं। अब जैसे हम मेल में कोई चीज अटैच नहीं करते हैं अटैचमेंट, ऐसे ही हर फॉर्म के साथ। जैसे कि फॉर एग्जांपल चार्ज, अगर हम चार्ज का फॉर्म फाइल कर रहे हैं तो उसका अटैचमेंट क्या जाएगी? एग्रीमेंट की कॉपी, बैंक के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है। अगर हम डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं, लाइक मैंने इनको अपनी कंपनी का डायरेक्टर बना दिया है, तो अटैचमेंट में क्या जाएगी? इनकी कंसेंट। अगर ये डायरेक्टरशिप से रिजाइन करके चले गए तो रेजिग्नेशन लेटर। फॉर्म के साथ हर डॉक्यूमेंट कोई ना कोई रेलेवेंट अटैच होता है। जैसे MGT 14 है SR, तो उसके साथ SR की कॉपी अटैच होके जाएगी। तो हर डॉक्यूमेंट के साथ कोई ना कोई अटैचमेंट, हर फॉर्म के साथ कोई ना कोई चीजें अटैच होके जाती हैं। ई फॉर्म अटैचमेंट्स में क्या होता है कि जहां पर ऑल द डॉक्यूमेंट्स अटैच्ड विद द ई फॉर्म्स शैल बी अवेलेबल। ऑल द डॉक्यूमेंट्स दैट आर अटैच्ड, like for example resignation letter, consent letter, charge agreement, copy of SR, notice, explanatory statement. हालांकि वेरी इट विल बी बट ऑब्वियस सी चीज है, अगर आप कोई फॉर्म डाउनलोड कर लेते हो ना
तो उसके साथ उसकी अटैचमेंट भी फॉर्म के अंदर ही दिखती है। बट इन्होंने अटैचमेंट का अलग से भी एक कॉर्नर बनाया हुआ, आई डोंट नो व्हाई, कि आप अटैचमेंट डाउनलोड करो तो यहां से कर सकते हो, फॉर्म करो तो फॉर्म वहां से करो। बट हम लोग कभी भी अटैचमेंट डाउनलोड नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम जब फॉर्म डाउनलोड कर रहे हैं तो फॉर्म के अंदर अटैचमेंट तो है ही है, तो उसमें क्या दिक्कत है। बट उन्होंने डबल भी क्यों दिया हुआ है, वो लॉजिक आज तक समझ नहीं आया इनका। वो समटाइम इसलिए भी होता है, कारण क्या होता है, जो हमें समझ यही आता है कि कुछ हद तक कि फॉर्म को डाउनलोड करना होता है तो फॉर्म एक हैवी होता है, साइज उसका ज्यादा होता है, तो आप फॉर्म डाउनलोड करने में टाइम वेस्ट मत करो। अगर आप अटैचमेंट से आपको चीज पता चल जाती है कौन सी अटैचमेंट है, तो आप अटैचमेंट फिर भी कम साइज की होती है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। खाली ऐसा डाउनलोड, पूरा फॉर्म क्या करना है आपको, तो और क्या। राइट, इसके बाद बचा हमारा एनुअल फॉर्म। एनुअल फॉर्म, द फॉर्म विच आर रिलेटेड टू एनुअल फाइलिंग, लाइक कंपनी की जैसे बैलेंस शीट फाइल होती है या एनुअल रिटर्न, AOC 4, MGT 7, या आपका AOC 4 CFS आता है हमारा, AOC 4 XBRL एक्सेट्रा, जो हमारे सारे एनुअल फाइलिंग के फॉर्म्स होते हैं। AOC 4 किसके लिए होता है? बैलेंस शीट। AOC 4 CFS होता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और AOC 4 XBRL फाइलिंग आपको पता ही है क्या है, नहीं पता तो खैर हम लोग डिस्कस कर ही लेंगे। CFS stands for कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यस, होल्डिंग और सब्सिडरी के केस में। राइट, और इसी तरीके से एनुअल फॉर्म्स अटैचमेंट में क्या होगा, जहां पर अटैचमेंट दिखेंगी। AOC 4 में जैसे बैलेंस शीट अटैच करते हो, P&L अकाउंट अटैच करते हो, तो वो आपको अटैचमेंट में अलग भी दिखेगा। ऑल्दो फॉर्म में भी अटैच है बट आपको अलग भी दिखेगा। तो हम लोग अटैचमेंट डाउनलोड क्या करते हैं, हम लोग सीधा फॉर्म डाउनलोड कर लेते हैं। फॉर्म में सारी अटैचमेंट्स तो हमारे पास होती है। एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। राइट, तो ये हम इस तरीके से इंस्पेक्शन कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको पॉइंट जो याद करने वाला है, समझने वाला है, वो यही है कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि हम लोग देखते हैं कि जो फीस हम एक बार पे करते हैं तो एक हफ्ते तक, 1 वीक तक हमारे पास वो फाइल अवेलेबल है। राइट, और जब हम शुरू कर देंगे इंस्पेक्शन तो विद इन 3 आवर्स वी हैव टू कंप्लीट। हम लोग उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। इंस्पेक्शन कर ली हमने, ऑल दो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, बट स्टिल कई बार क्या होता है, वी नीड टू सबमिट द डॉक्यूमेंट्स समवेयर। कई बार किसी कोर्ट में, जैसे मान लो किसी कोर्ट में मेरा किसी कंपनी के साथ झगड़ा चल रहा है, मैं जज को बोलता हूँ हाई कोर्ट में या मैं कोर्ट के आगे प्रेजेंट करता हूँ, देखो सर ये कंपनी की बैलेंस शीट है, इसमें साफ साफ कोई ऐसी फिगर है, कुछ भी हम बैलेंस शीट दिखाना चाहता हूँ कोर्ट को, एंड दिस इज द कॉपी विच आई हैव टेकन फ्रॉम द MCA पोर्टल, ये फाइल्ड है। कोर्ट कई बार क्या कहती है, कोर्ट उस चीज को मानती नहीं है।
कोर्ट कहती है मैं इसको तब मानूंगी जब इसको तुम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से, आरओसी से अटेस्ट करा के सर्टिफाइड कॉपी दोगे तुम मुझे, सर्टिफाइड कॉपी। फिर हम लोग क्या करते हैं, आरओसी में सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई करते हैं कि मुझे इस कंपनी की ये डॉक्यूमेंट की मुझे सर्टिफाइड कॉपी चाहिए। आरओसी इसका प्रिंट आउट निकालता है, उस पर स्टैंप मार के, ठप्पा मार के साइन करता है कि दिस इज अ सर्टिफाइड कॉपी विच हैज बीन टेकन फ्रॉम माय रिकॉर्ड। जो कंपनी ने फाइल की है ये वो कॉपी है मेरे पास। याद रखना, आरओसी में हम कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल करते हैं, आरओसी नेवर टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंटेंट ऑफ द फॉर्म। बैलेंस शीट गलत है, सही है, मैनिपुलेटेड है, फ्रॉड है, आरओसी से उससे कोई मतलब नहीं है। आरओसी कहता है आई एम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी एंड माय वर्क इज टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी। अब रिकॉर्ड तुम गंदे डाल रहे हो, बेकार डाल रहे हो, वो कंपनी जाने, मुझे थोड़ा ना पता कुछ। तुम तो उसमें कूड़ा डाल के भी दे दोगे, मैं रख लूंगा कि देखो कंपनी ने ये फाइल किया। अब कूड़ा किया है कि अच्छा किया बुरा किया, वो कंपनी से बाद में जब इंस्पेक्शन होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, स्क्रूटनी होगी, देन देखा जाएगा। लेकिन आप ये मत बोलो कि आरओसी की कहीं पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लाइक फॉर एग्जांपल बैलेंस शीट फाइल की, सर आपने देखा नहीं आरओसी में, सर बैलेंस शीट मैनिपुलेटेड है। आरओसी मुझे क्या मतलब, मेरा काम है रजिस्ट्रार टू मेंटेन द records. Whatever has been filed with me, I have taken that on record. I have kept that on record. But वो सही है, गलत है, बेकार है, बुरा है, वो मेरा मतलब नहीं है, right? लेकिन अब सब टाइम क्या होता है, we need to, as I said, we need to obtain certified copy. Obtaining certified true copy of document filed with ROC. लेकिन अब जब ROC में सर्टिफाइड कॉपी लोगे, उसके लिए आपको भी फीस पे करनी पड़ेगी। कितने पे फीस होती है? अगर वो सर्टिफिकेट है, कोई सर्टिफिकेट, लाइक आपको सर्टिफिकेट इन कॉर्पोरेशन चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ चेंज ऑफ रजिस्ट्रेशन चार्ज, कोई सर्टिफिकेट चाहिए तो उसकी फीस है 100 रुपए पर सर्टिफिकेट। अगर और कोई डॉक्यूमेंट है देन फीस इज 25 रुपए पर पेज। ये हम पे करते हैं आरओसी को। मतलब अगर मुझे कंपनी की बैलेंस शीट चाहिए, बैलेंस शीट कितनी पेज की है जी, 100 पेज की, तो मुझे 2500 रुपए फीस पे करनी पड़ेगी आरओसी को। तो आरओसी मुझे वो सर्टिफिकेट, उसकी सर्टिफाइड कॉपी देगा। सर्टिफाइड कॉपी का मतलब क्या हुआ, एक तरीके से अटेस्टेड कॉपी की आरओसी इसको सर्टिफाई करके दे रहा है। फेयर है, मतलब फेयर का मतलब जो मेरे पास फाइल्ड है ये वो सही कॉपी है। अब कंपनी ने गलत सही फाइल किया वो मुझे नहीं पता, हाँ, बट जो मेरे रिकॉर्ड में है वो उसकी सर्टिफाइड कॉपी है। अपना कभी ऐसे आरओसी क्यों देगा, आरओसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है भैया। और पता क्या है, वहां पे जितने प्रिंट निकलते हैं उसकी कमांड होती है। हमारे तो जैसे आरओसी में जानते हैं लोग, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे बैठे ये एक्स पर्सन है, मैं इनको फोन करूंगा यार सर्टिफाइड कॉपी चाहिए, अर्जेंट है, तो आप एक काम करो, मैं ना उसका प्रिंट आउट निकाल लाता हूँ, जो मैंने इंस्पेक्शन करी है प्रिंट आउट निकाल लाता हूँ, आप उसमें साइन करवा देना फटाफट। तो वो इवन ही नोज मी, वो तब भी ये काम नहीं करेगा, कभी कहेगा आप फीस पे करो इंस्पेक्शन की, और सर्टिफाइड कॉपी के लिए इंस्पेक्शन की फीस पे करनी जरूरी होती है, ताकि फीस से चलान भी उनको रिकॉर्ड में रखना। विशाल जी ने इंस्पेक्शन करी, ये डॉक्यूमेंट उन्होंने रिक्वेस्ट डाली कि ये डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, मुझे इसकी कॉपी चाहिए, वो वहां पर प्रिंट निकालते हैं, कह रहे हैं हमारे यहाँ पे एक कमांड भी रिकॉर्ड में होती है कि प्रिंट यहीं से निकाला गया, यहीं से हमने प्रिंट निकाला और इसको फिर सर्टिफाइड करके दिया जाता है। तो बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी, भैया आरओसी सर्टिफाई करके दे रहा है। कल को आप गलत बैलेंस शीट साइन करा लो और कोर्ट में जाके या कहीं भी जाके बोलो ये आरओसी ने सर्टिफाइड किया, और पता लगे वो बैलेंस शीट आरओसी के रिकॉर्ड की है ही नहीं, तो आरओसी ने कैसे साइन कर दिया, वो सरकारी नौकरी चली जाएगी जो रजिस्ट्रार होगा वहां का। एनी पर्सन में अप्लाई टू आरओसी फॉर obtaining CTC, शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ एनी डॉक्यूमेंट ऑफ एनी कंपनी एज अवेलेबल विद आरओसी। तभी मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, अवेलेबल। कोई और डॉक्यूमेंट्स ना सर्टिफाई करेगा जो उसके रिकॉर्ड में है और जो कंपनी ने फाइल किया है, सिंपल सी बात है। CTC वेयर आरओसी शैल अटैच द डॉक्यूमेंट अंडर इट्स सील एंड सिग्नेचर। फीस कितनी, 25 रुपए पर पेज, एंड इन केस ऑफ CTC ऑफ एनी सर्टिफिकेट इट इज 50 रुपए पर सर्टिफिकेट। इंस्पेक्शन अलग, इंस्पेक्शन मैंने इंस्पेक्शन करी, मैंने ये डॉक्यूमेंट देखा, मुझे ये चाहिए, मैं उसकी रिक्वेस्ट भी ऑनलाइन जाती है, लेकिन सर्टिफाइड कॉपी फिजिकल मिलती है, वो तो साइन करके देता है ना आरओसी। मैं प्रिंट निकाल के लेके चला जाऊं, उस पर कभी आरओसी ठप्पा नहीं मारेगा। हम्म, 25 रुपए क्या है, हाँ नहीं सर्टिफाइड कराओगे तभी तो फीस पे करनी पड़ती है। चाहे प्रिंट आप अपने यहां से निकाल के जाओ, चलो कोई रिस्क लेके लगा भी दे, बट ऑनलाइन फीस तो पे करनी पड़ेगी। ये तो बात सिर्फ प्रिंट की होती है कि एक हम उसको बंदे को सपोर्ट करें कि जल्दी जल्दी काम हमारा हो जाए।
अदरवाइज ऑनलाइन फीस तो आपको पे करनी पड़ेगी। अब सीटीसी का काम ऐसे बहुत कम हो गया, जब से इन्होंने ऑनलाइन सिस्टम में दे ही दिया ना कि आप डॉक्यूमेंट तो निकाल ही सकते हो, सेव कर ही सकते हो। अब ये सीटीसी बहुत रेयर, जहां कोई डिपार्टमेंट में कोई मांगता है जी मैं ये कॉपी एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मुझे सर सर्टिफाइड कॉपी चाहिए। जनरली कोर्ट में क्या होता है, कोर्ट कभी नहीं मानता क्या, कोर्ट कहता है आप मुझे लाके दिखा रहे हो, मुझे क्या पता कहां से लाके दिखा रहे हो, मुझे आरओसी की सर्टिफाइड कॉपी दिखा दो। हालांकि कोर्ट को पता कि हमने वहीं से ली है ऑनलाइन, बट लेकिन कोर्ट जज कहता है भैया मैं सर्टिफाइड कॉपी मानूंगा, दैट्स इट। तो फिर हम सर्टिफाइड अप्लाई करते हैं। लेकिन आप मान के चलो पहले क्या होता था, पहले तो कोई भी डॉक्यूमेंट जब फाइल होता था ऑनलाइन नहीं होता था, फिजिकल होता था, तो आरओसी से कॉपी निकालने का जरिया क्या होता था, सर्टिफाइड ही, और कोई तरीके नहीं होता था ना। हाँ वो अलग बात होती थी, कभी अंदर ही अंदर हम किसी आरओसी बंदे को पैसे से खिला के हम कॉपी करवा लेते थे, लेकिन वो रिस्क होता था, वो कॉपी लेकिन कहीं पे प्रोड्यूस नहीं की जा सकती थी। लेकिन आज अगर आप ऑनलाइन कोई इंस्पेक्शन करते हो, डॉक्यूमेंट निकालते हो, तो वो फिर भी कहीं दे सकते हो, क्योंकि सबको पता आजकल ऑनलाइन अवेलेबल है, तो क्या दिक्कत है। हाँ बट कई जगह पर सर्टिफाइड कॉपी मांगी जाती है, मैक्सिमम कोर्ट के केस में या किसी ऐसे केस में सर्टिफाइड कॉपी मांगी जाती है। राइट जी, चलिए बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको और कंटिन्यू करेंगे, और सर्विसेज हमारी क्या होती हैं। तो मोस्टली फिर हम उसके बाद नेक्स्ट क्लास में ये भी शुरू कर देंगे कि फॉर्म कैसे भरा जाता है, कैसे फिल होता है और कैसे फॉर्म को अपलोड किया जाता है। राइट, सो वी विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट क्लास।